मानस पांडे सर, मेरी आवाज सुन रहे हैं? धन्यवाद नीरज जी, धन्यवाद। आभार सर। जी सर। हाँ नीरज जी, स्वामी तुलसीदास राजकीय महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में मैं डॉक्टर राजेश पाल प्राचार्य, डॉक्टर वंश गोपाल संयोजक, डॉक्टर सीमा कुमारी एवं डॉक्टर नीरज गुप्ता आयोजन सचिव को बहुत साधुवाद देता हूं कि जिन्होंने इस संगोष्ठी का आयोजन किया, जिसका विषय ही रखा उन्होंने कि भावी वैश्विक परिदृश्य में भारत, अवसर एवं चुनौतियां। इसके पूर्व कुलपति इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी ने, प्रोफेसर एनसी गौतम, कुलपति महात्मा गांधी त्रिपुट ग्रामोदय विश्वविद्यालय ने अपने विचार व्यक्त किए। इसके साथ ही साथ बीएल शर्मा साहब ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जब हम बात करते हैं भावी वैश्विक परिदृश्य की, तो उसमें बात आती है आर्थिक विकास। क्योंकि कोविड-19 का दौर चला, इसमें आर्थिक विकास की परिभाषाएं बदलने, आर्थिक विकास के चिंतन और मनन के कारण बदलने लगे। आर्थिक विकास जो एक व्यापक संकल्पना है, उस आर्थिक विकास की परिभाषा में हर देश अपने अपने तरीके से लगा हुआ है। और जब हम बात करते हैं कि आर्थिक विकास को गति प्रदान करने के लिए, तो जो सतत प्रयत्नशीलता है वह अल्प विकसित देशों में और विकासशील देशों में लगभग कमोवेश एक जैसी है। उनको अपने यहाँ की सामान्य गरीबी को जहां दूर करना है, बेरोजगारी को कम करना है, आर्थिक विषमता को दूर करना है और पिछड़ेपन से छुटकारा पाने का प्रयास करना के लिए प्रयत्नरत हैं। वहीं विकासशील देश, जो विकसित देश जो है, वो अपनी आर्थिक विकास को निरंतरता बनाए रखने में प्रयासरत है। अब अगर हम लोग उदाहरण ले लें तो बहुत सारी बातें अमेरिका और चाइना के लिए कही गई, बहुत सारी बातें भारत और यूरोपियन कंट्रीज के लिए कही जा रही हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति गड़बड़ा रही है। आईएमएफ की रिपोर्टिंग है कि हम 2020 में केवल 2% के आसपास जो हमारी ग्रोथ रेट रहेगी ओवरऑल वर्ल्ड की। लेकिन और जो कॉन्ट्रैक्शन पीरियड है, अगर चाइना को निकाल दीजिए तो -1% रहेगा। इन सब के बावजूद भी अगर हमने अपने आर्थिक विकास को ध्यान देने की कोशिश की तो निश्चित है कि हमें सफलता मिलेगी। लेकिन उसके लिए हमारा जो एक कोविड-19 के दौर में हमको एक जो माध्यम मिला है कि अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म करने का, उस पर भी चिंतन करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा अवसर है जिसमें हम अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक पॉलिसियों में आमूल परिवर्तन ला सके। वो कैसे संभव है? आर्थिक विकास के जो पैमाने अभी तक चले आ रहे थे वो थी कि अगर हम राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो हम आर्थिक विकास मानते हैं, अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है या वास्तविक आय बढ़ती है तो हम आर्थिक विकास मानते हैं, अगर जनमानस के कल्याण में वृद्धि होती है तो हम उसको आर्थिक विकास मानते हैं। लेकिन जब हम इन सब चीजों को एक्यूमुलेट करते हैं तो मेरा मानना है कि आर्थिक विकास का जो तात्पर्य है वह कुछ अलग है। आर्थिक विकास जब हम लोग देखना शुरू करते हैं तो हमें पहले देखना चाहिए कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो लोगों को अपनी रुचि के अनुसार कार्य मिले। पहला, रुचि के अनुसार का मतलब क्या हुआ कि आप उनके हिसाब से उनके डाटा कलेक्शंस करके उनको जो है उनके स्किल के अनुसार उनको रोजगार दें। इसके लिए आप नए उद्योगों को स्थापित करें, नए निर्माण कार्य करें, नए नए क्षेत्रों का विकास करें जहां पे आप जो है आर्थिक विकास संभव हो सके, जिससे लोगों को सुविधा हो,
उनकी योग्यता और क्षमता के अनुसार उनको कार्य का अवसर प्राप्त हो। ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि आर्थिक विकास के माध्यम से हम लोग अपने राष्ट्रीय उत्पादन और राष्ट्रीय उत्पादन से मतलब होता है कि कुल उत्पादन में जब वृद्धि, कुल उत्पादन में वृद्धि कब संभव होगी? कुल उत्पादन वृद्धि तब संभव होगी जब प्रति व्यक्ति आय भी बढ़े। और प्रति व्यक्ति आय कब बढ़ेगी? जब हम उसके लिए उसके द्वारा किए गए कार्यों का फलन उनको प्राप्त। इसी के साथ साथ आर्थिक विषमताओं को भी कम करना पड़ेगा। हमारे यहाँ हैव और हैव नॉट्स के बीच में जो बड़ी भारी खाई चली आ रही है, इस पे कहीं ना कहीं फिर से एक बार पुनः चिंतन करना पड़ेगा और पूंजी निर्माण और निवेश के लिए हमें अवसर प्रदान करने भी पड़ेंगे। साथ ही साथ जो नागरिकों की सुरक्षा है, जो आज हमारे यहाँ पलायन हुआ एक राज्य से दूसरे राज्यों में रोजगार के अवसर में गए हुए भारतीयों का, हम उनको प्रवासी शब्द नहीं कह सकते हैं, उनके लिए भी हमें देखने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ हम प्राकृतिक जो इस तरीके की आपदाएं जो आती हैं उनको नियंत्रित कर सकें, इसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी। ये सारी बातें जो आज मैं आपसे कह रहा हूं, इनमें रोजगार के अवसरों की वृद्धि करिए, आप जो है जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करिए, या यूं कह लीजिए कि मानवतावाद की अवधारणा को विकसित करने का प्रयास करिए। ये सारी बातें किताबों में, ये सारी बातें भाषणों में आपको बहुत अच्छे से बताई जाएगी और सुनाई जाएगी। लेकिन मूल है क्या? मूल जब हम बात करना शुरू करते हैं तो आर्थिक विकास की परिभाषा शुरू होती है आर्थिक विकास के सिद्धांतों से। हमने क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया, क्या देखा, इन सब पे हमें ध्यान करने की जरूरत है। भारत जो कभी एक समय सोने की चिड़िया कहलाता था, वह भारत लॉर्ड मैकॉले द्वारा दी गई शिक्षाओं के बाद अपनी शिक्षा पद्धति में जो परिवर्तन लाता है, उसका परिणाम ये होता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बावजूद भी हमारे जो विश्लेषक आर्थिक चिंतक होते हैं, उन्होंने हमारी शिक्षा और आर्थिक नीति में परिवर्तन नहीं किया। हम समृद्ध थे, हम अपने यहां रोजगार के संसाधनों को उपलब्ध करा रहे थे, और हम उन सब को छोड़ते हुए आज एक डाटा देना शुरू करते हैं कि भारत में 50% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। मतलब रोजगार 50% कृषि देता है, 30% सर्विस सेक्टर देता है, 20% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देता है। और जब हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं 20% एग्रीकल्चर देता है, 30% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देता है और 50% जो है सर्विस सेक्टर देता है। ये सारे डाटा, सारी एनालिसिस आपके लिए बहुत अच्छी लगती होगी देखने में, सुनने में, कि हमने हमारे यहाँ किस तरीके की जो है व्याख्या चल रही है। हकीकत ये है कि हम और आप उस देश में रह रहे हैं, या यूं कह लीजिए हम उस व्यवस्था में रह रहे हैं जिसमें मांग की पूर्ति नहीं होती है, मांग पैदा की जाती है। अगर आप कोई वस्तु चाहते हो, उसके पहले ही उसको बना करके आपके सामने इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है कि आप उसको लेने के लिए मजबूर हो जाते हो। हम कहां जा रहे हैं? ये जो इच्छाओं की पूर्ति है, ये समाज, सभ्यता और मानवता को खत्म करने का एक माध्यम बन चुकी है, जिसका परिणाम आज हम लोग कोविड-19 के दौर में देख रहे हैं। लेकिन हमको इन सब से चीजों पे हम बहुत अलग चिंतन करने की आवश्यकता को महसूस करते हैं, क्योंकि मेरा अपना मानना है कि मुझे जो परिचय मेरा कराया गया चेयरमैन पंडित दीनदयाल उपाध्याय पीठ, शोधपीठ, इसके साथ ही साथ मैं मैनेजमेंट का अध्यापक भी हूँ, बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो है अध्यापक हूँ। और मैंने इकोनॉमिक्स को थोड़ा जो पढ़ा, उससे ये समझ में मुझे आया कि अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत हमारे प्रोफेसर जे.के. मेहता जो
भारतीय अर्थव्यवस्था से बने हुए, भारतीय परिवेश में पले बढ़े जो अर्थशास्त्री थे, और या यूं कह लीजिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अर्थशास्त्र के सिद्धांत दिए, हम उनसे भटक करके हमने एडम स्मिथ से लेकर के और रॉबिन्सन तक की जो है परिभाषाओं को अपने समावेश कर लिया, अपनी आर्थिक क्रियाओं में उनको जो है जोड़ लिया। और हमने अपनी आर्थिक क्रियाओं में जब उनको जोड़ा तो हमने ये ध्यान रखा कि जिस वेस्टर्न कल्चर का सिद्धांत था कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, आप एक सेटिस्फैक्शन पूरा होता है उसके बाद दूसरा सेटिस्फैक्शन के लिए आप प्रयास करने लगते हो, उसके लिए फिर से संसाधनों का दोहन करने लगते हो, और आप उस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को कभी पाते नहीं। जबकि भारतीय अर्थशास्त्र की जो थ्योरीज थी वो कहती थी सुप्रीम हैप्पीनेस, वांटलेसनेस, हम इच्छा रहित व्यवस्था में पहुंचे। वांटलेसनेस कब है? जब आपकी ऑल डिजायर सेटिस्फाई हो। अब आप कहोगे साहब ये कैसे संभव है कि ऑल डिजायर सेटिस्फाई हो जाएगी? ऑल डिजायर सेटिस्फाई हो सकती है, बशर्ते कि उसके लिए हमें अपने दिमाग को ट्रेंड करने की जरूरत है, हमें अपने आप को ट्रेंड करने की जरूरत है। और ट्रेंड हम कैसे होते हैं? अच्छी शिक्षा से, स्पिरिचुअल से, आध्यात्मिक अप्रोच से। हम कहते हैं ना कि ईश्वर की इच्छा नहीं इसलिए हम काम नहीं हुआ मेरा, हमने अपने को संतुष्ट करने के लिए भगवान के ऊपर टाल दिया था ना। लेकिन आज वो सारे सिद्धांत कहीं और चले गए। अब हम वैश्वीकरण के दौर में चल रहे हैं जो 1991 से 92 से शुरू हुआ, और उसका कुपरिणाम आज हमारे सामने आ रहा है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूं और इसको मैं प्रूफ कर सकता हूं कि कोई भी मॉडल अगर आप डेवलप करते हो तो उस मॉडल का रिजल्ट आने में 20 से 30 साल लग जाता है। और हमने देख लिया कि इन 20 से 30 सालों में हमने क्या खोया, क्या पाया। हमने अपने आप को 1991-92 में एक बहुत बढ़िया मार्केट के रूप में पेश किया कि भारत एलपीजी एरा में जा रहा, ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रहा है। हकीकत ये नहीं थी, भारत एक अच्छा बाजार था, इसलिए उसने अपने आप को ओपन कर दिया कि आइए अपने वस्तुओं को, सेवाओं को हमारे यहाँ बेचिए, हमारे यहाँ खरीदार उपलब्ध हैं। भारत एक अच्छा उत्पादक नहीं था, और उत्पादक जब नहीं हम होते हैं तो निश्चित है कि हम दूसरे के भरोसे हो जाते हैं, और हमको हमारी मांग की पूर्ति नहीं हो रही थी, हमको उनके द्वारा उत्पाद किए गए वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करने के लिए एक प्रकार से यूं कह सकते हैं आप कि परोक्ष रूप से बाध्य किया जा रहा था। और ये परोक्ष रूप से बाध्य करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, निश्चित है कि आपको कहीं ना कहीं ये विश्व स्तर में आपको केवल एक बाजार के रूप में व्यवहार किया गया, आपको अपने स्वयं के उत्पादों को नहीं कहीं बेचने की व्यवस्था की। आप लोग सभी कोई चाइना की बात करते हैं, मैं चाइना की एक बात और आपको बता देता हूं। चाइना वॉल तो बहुत फेमस रही है, लेकिन चाइना ने अपनी इंडस्ट्री के लिए भी एक चाइना वॉल बना रखी थी परोक्ष रूप से। वो चाइना वॉल ये थी कि आप दूसरे देश के जो व्यवसायी हैं मेरे देश में आए, इंडस्ट्री लगाए, हमारे संसाधनों का उपयोग करें, हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार दे, और जो उत्पाद तैयार होगा उसको आप हमारे बाजार में नहीं बेचेंगे, उसको आप ले जाकर के विश्व के अन्य देशों में बेचेंगे। हमारे बाजार में उत्पाद केवल हमारे यहाँ के उत्पादकों द्वारा बनाए गए उत्पाद ही बेचे जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया, लेकिन हमारी पॉलिसी में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के प्रोटेक्शन के लिए कोई रास्ता नहीं था। अब हम लोग एमएसएमई और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और सबको जो है कोविड-19 के दौरान आर्थिक पैकेज दे दे करके कुछ भी कह लें, हकीकत कुछ और है। हकीकत ये है कि ये आर्थिक पैकेज हमारे आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध नहीं होने वाले। क्यों? क्योंकि ये ऋण के रूप में मिल रहे हैं। कर्ज का दबाव आपके ऊपर हमेशा बना रहेगा, और ये कर्ज का दबाव वस्तुओं और सेवाओं को महंगा करता चला जाएगा, और उसका आपकी आय और आपकी बचत पर प्रभाव पड़ने वाला है। ये सारी चीजें आपको ध्यान में देने की जरूरत है। लेकिन हमने अपने आप, अब हमारा जो मूल कहना था कि जानते हैं क्या है कि जो पूंजीवादी और समाजवादी व्यवस्था
वो एक बात कहती है और इनमें बड़ा तालमेल है। पूंजीवादी और समाजवादियों ने एक बार कहा कि कमाने वाला खाएगा, क्योंकि आज मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की बातों में बहुत ध्यान आता है कि उन्होंने कितना चिंतन किया होगा, कितना विचार किया होगा कि किस तरीके के हमारा देश और किस तरीके की आर्थिक क्रियाएं हमारे देश में होनी चाहिए। कमाने वाला खाएगा, इस पे तो पूंजीवादी भी बड़े खुश थे, कमाने वाला खाएगा। भिन्नता दोनों में केवल एक ही चीज की थी, वो थी कौन कितना कमाएगा। जो जितना कमाएगा वो उतना खाएगा। इसीलिए पूंजीवादियों ने उत्पादन के जो हमारे जो वो हैं अंग हैं, उनमें पूंजी और साहस को महत्व दिया। पूंजीवादियों ने उन्होंने कहा पूंजी और साहस ही सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं, इन्हीं के माध्यम से जो है कमाने वाला खाएगा। जबकि समाजवादियों ने, साम्यवादियों ने श्रम को महत्व दिया। लेकिन भारतीय व्यवस्था ये कहती थी कि जो कमाएगा वो खिलाएगा। खाएगा। ये इतनी ऊंची बात है, इसको ध्यान रखिएगा। हमारे यहाँ एक ही परिवार में एक व्यक्ति कमाता है और पत्नी है, छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, वो सब खाते हैं। कमाने के लिए नहीं है कि उनको भी कमाने के लिए हम बाध्य करें, लेकिन पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्था ऐसी थी जो ये कहती थी कि नहीं, आप जो है कमाइए और खाइए, यूज एंड थ्रो। ये जो मानसिकता डेवलप हुई वैश्वीकरण के दौर में, इसने पूरे देश की व्यवस्था को, आर्थिक क्रियाओं को पथभ्रष्ट कर दिया। और ये पथभ्रष्ट इसलिए हो गए क्योंकि हमारे लिए मानवता और मानवत्व ये मूल में नहीं रह गए। ये क्यों मूल में नहीं रह गए? क्योंकि हमने मानव को एक प्रोडक्ट के रूप में ट्रीट करना शुरू कर दिया। मानव एक प्रोडक्ट हो गया और उसी का परिणाम है कि आज ये सारी बीमारियां जो के रूप में हमारे यहाँ आर्थिक अव्यवस्था आई है, उन पे हम सभी चिंतित हैं और चिंतन और मनन कर रहे हैं। एक बार ऐसे ही किसी संगोष्ठी में मैंने एक बात ये कही जरूर थी कि जब कभी भी हम लोग बात करते हैं मानव कल्याण की, तो हमें अपने ग्रामीणों को मजबूत करना पड़ेगा। ग्रामीण हमारे निर्णय की इकाई होनी चाहिए, जो कभी हुआ करती थी, आज नहीं है। ग्रामीण जब तक निर्णय की इकाई नहीं होगी, तब तक हम अपने आप को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश नहीं कर सकते। और जब तक हमारी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था नहीं होगी, तब तक हम विकास की जो है बातें नहीं कर सकते। इस तरीके के पलायन, मजदूरों के पलायन की बातें हम नहीं कर सकते। हमें मजदूरों को उन्हीं के क्षेत्रों में, उन्हीं की जगहों पे रोजगार के अवसर देने होंगे। मैं एक एग्जाम्पल आपको कोट करता हूं। गन्ने की मिल होती है ना, रॉ मटेरियल कौन देता है? क्या चीनी मिल वाला जाकर के जो है गन्ने का कलेक्शन करता है? नहीं, किसान जाता है खुद गाड़ी से लेकर के और गन्ने की मिल पे जाकर के गन्ना दे करके आता है। इसका मतलब क्या है कि अगर चीनी मिल एक लगी है तो लोगों ने अपने यहाँ गन्ना उत्पादन किया और ले जाकर के चीनी मिल में बेचा। आपने कभी ब्रांडेड दूध पिया है कि अमेरिका से आया हुआ ये ब्रांडेड दूध है? नहीं, ब्रांडेड दूध हम लोग नहीं पीते। हम जो भी दूध पीते हैं वो पराग, अमूल, सांची, इनका पीते हैं। ये इस बात का द्योतक है कि हमारे यहाँ जो मिल्क है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू से आनंद डेयरी द्वारा, जो अमूल के द्वारा जो प्रचारित प्रसारित किया गया, उसने कितना सक्सेसफुल अपना एग्जाम्पल कोट किया, लेकिन हमने उसको अन्य प्रोडक्ट के लिए लागू नहीं किया, जिससे कि हम अपने यहाँ अन्य कृषि उत्पादों के लिए यह व्यवस्था लागू कर सकते। अगर ये संभव हो जाए कि सब्जी आप उपजाइए और सब्जी किसान के डोर से खरीद करने के लिए सरकार की व्यवस्थाएं या कोई प्राइवेट जो है बिजनेसमैन अपना जाएगा और हर गांव से सब्जी कलेक्ट करके आएगा, जिस तरीके से दूध कलेक्ट करता है, तो क्या लोग सब्जी नहीं उत्पादन करेंगे? क्या गेहूं का उत्पादन नहीं होगा? क्या धान का उत्पादन नहीं होगा? अगर इस तरीके की व्यवस्था हो जाए तो कृषि मूल्य पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सिंपल सा तरीका था। कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है टारगेट देती हैं कि हमारा इतना सेल होना चाहिए,
रेलवे जो है टिकट कलेक्टर को टारगेट देता है कि इतना टिकट में जो है चोरी वाले जो बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं उनका इतना कलेक्शन होना चाहिए। तो सरकार क्यों नहीं जो है अपने ग्राम प्रधानों को या सचिवों को या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर्स को, एडीएम और एसडीएम को ये टारगेट देती है कि इस बार हमारे यहाँ इतना गेहूं के उत्पादन का कलेक्शन होना चाहिए, इतना धान के उत्पादन का कलेक्शन होना चाहिए, इतना टमाटर के का कलेक्शन होना चाहिए। क्यों नहीं दे देती है? इसलिए नहीं देती है क्योंकि इस तरफ हम सोच नहीं रहे, हमारा अभी उस तरफ ध्यान ही नहीं जा रहा है कि हम लॉजिस्टिक मैनेजमेंट को, सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हमें और कितना मजबूत करने की आवश्यकता है, जो इस भारत देश में अभी 0% है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमसे बहुत अमूलचूल चूक हो रही है अपने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए तय करने में कि हम किस पे निर्भर हों, कृषि पे निर्भर हों, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे निर्भर हों कि सर्विस सेक्टर्स पे निर्भर हों। आज जो पलायन हुआ है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स का हुआ है, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में तो मजदूर संघ खड़ा है, जिसकी परिभाषा ये है कि जो मजे से दूर रहे वो मजदूर, लेकिन उसकी भी मजदूर की परिभाषा में केवल वही सेक्टर्स आते हैं जहां कंपनियां आती हैं, जहां उनका संगठन खड़ा है। असंगठित क्षेत्रों के क्या हुआ? खुमचे वाले का क्या हुआ? पान वाले का क्या हुआ? सब्जी वाले का क्या हुआ? जो मजदूरी कर करके जो है पैसा कमा रहा था, वो जो रिटेल शॉप पे एक व्यक्ति खड़ा होकर के अपने सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न्स में एक नौकर को रख करके काम कर रहा, उस नौकर का क्या हुआ? हमने उसके लिए कभी नहीं सोचा। इस तरीके के असंगठित क्षेत्रों के जब हम मजदूरों का डाटा कलेक्शन करके उनकी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी शिक्षा के अनुसार उनको रोजगार के अवसर उनके उन्हीं क्षेत्रों में प्रदान करने की कोशिश करेंगे, निश्चित रूप से मानिएगा कि आप विकास की एक अलग लाइन खींचेंगे। हमें अपने लिए कोई दूसरे की लाइन मिटाने की आवश्यकता नहीं है। हमें जो सक्सेसफुल मॉडल था जिसपे हम भारत एक सोने की चिड़िया देश कहलाता था, वो मॉडल था हमारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का ही, और वो सक्सेसफुल मॉडल था। क्योंकि आज मैं इसको जोड़ दे के इसलिए कहना यहाँ आपके सामने चाहता हूं कि आप इस मॉडल के आधार पे हजारों साल तक राज किए। कुछ समय मुगल काल रहा, कुछ समय अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन बाकी समय आपका अपना काल था जिसमें राजाओं महाराजाओं द्वारा आपस में आदान व्यापार और ये सब चीजें की जा रही थी। लेकिन वो व्यवस्था पूर्ण रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, जिसमें ग्रामीणों के द्वारा लिए गए निर्णयों पे राज्य सत्ता जो है केवल उसको सुरक्षा प्रदान करती थी, उसके निर्णयों को पालन कराने की व्यवस्था करती थी, बाकी और कोई कार्य नहीं करती थी। कहीं ना कहीं हमें इस पे चिंतन करने की आवश्यकता है कि हमारी आर्थिक नीति क्या हो। अब आइए हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर करता क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मैं डिस्करेजिंग मोड में नहीं ले जा रहा हूँ, मैं उसका समर्थक हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि उसमें जो व्यवसाय जब लोग रोजगार करते हैं तो उनका जो है रोजगार के जब उनको अवसर दिए जाते हैं तो उनके स्वास्थ्य और शिक्षा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। शिक्षा से मेरा तात्पर्य है उनके प्रशिक्षण से, उनके विकास से, उसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और वो इसलिए आवश्यकता होती है क्योंकि वो व्यक्ति जो होता है वो आपके यहाँ आकर के काम कर रहा है अपने यहाँ के रोजगार के अवसरों को छोड़ते हुए, तो उसकी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जिसको हमको समझने की जरूरत है। इस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को आज की तारीख में जब तक हमारे अर्थशास्त्री नहीं समझेंगे, हमारे नीति निर्धारक नहीं समझेंगे, तब तक हम ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में लोगों को करके, क्योंकि वहां पे रोजगार के बहुत अवसर आपके पास नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितनी कंपनियां हों उतने रोजगार होंगे, तो जब उतने रोजगार के अवसर आपके पास वहां नहीं है तो क्यों आप उस पे प्रेशर डाल रहे हो? क्यों आप उस पे जो है प्रेशर डाल करके जो है लोगों को जो है प्रेरित कर रहे हो कि जाओ और रोजगार के अवसर खोजो? हम क्यों नहीं उनको देते हैं तुम्हारे पास ये रोजगार था, चलो इसी को अच्छे से करो, इसी को शिक्षित और प्रशिक्षित होकर के कायदे से अपने को विकसित करो, अपने परिवार का रहन भरण पोषण करो। भारत वो देश था भाई जिसका नाम ही भरत के नाम पे पड़ा, और भरत के लिए कहा जाता था कि भरणात् रक्षणाच्च। क्यों कहा जाता था? क्योंकि भरण करने वाला, पोषण करने वाला, रक्षण करने वाला ही भरत है, और भरत के ही नाम पे ये देश भारत पड़ा है। तो फिर उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इस पे विचार क्यों नहीं करते कि हम अपनी पूरी इकोनॉमी में बहुत सारे चेंजेस आए,
हम स्ट्रिक्ट इकोनॉमी से चले थे, मिक्स्ड इकोनॉमी से चले थे, हम एलपीजी एरा में आए, हमने परिवर्तन किया, तो हम क्यों नहीं पुनः एक बार जो है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर्स की तरफ ध्यान देते हुए कृषि क्षेत्र, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात करते हैं। पंचायती राज कहने से थोड़ी हो जाएगा, ग्राम प्रधान बनाने से थोड़ी हो जाएगा कि हम जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। ग्रामीणों को निर्णय की इकाई में सहभागिता देना यह आवश्यक है, तभी हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। और जब तक हम इन सब चीजों को नहीं करेंगे तब तक हम इस बात को कहें कि हमारा देश जो है आर्थिक क्रियाओं में आगे आने वाले अवसरों को और चुनौतियों को इस तरीके से करेगा, यह संभव नहीं है। इस तरीके की आपदाएं आती रहेंगी और हम इस तरीके के प्रॉब्लम्स को फेस कर, आपको आश्चर्य नहीं होता है कि जो मजदूरों के बल पर उद्योगपतियों ने लाभ कमाया, उन उद्योगपतियों ने अपने यहाँ उन्हीं मजदूरों को उस लाभ का एक भी हिस्सा न दे करके 2 महीने का जो है उनको जो है सैलरी नहीं दे सके। कैसा लाभ, कितना लाभ, किसका लाभ, कौन सा लाभ, ये भी चिंतन करने की आवश्यकता है। हमने किस लाभ की बात की थी? हमने इसलिए कहा था कि आप अपना घर भरते रहो और जो जिस दिन आपका जो है दुकान बंद हो जाए तो उस मजदूर को कहो कि जाओ बाहर जाओ। आंख से आंसू आ गए लोगों की इसी वजह से, क्योंकि सबको इसी बात पे चिंतन हो गई, इसीलिए ये वेबिनार आयोजित होने लगे कि हमारे पास अवसर और चुनौतियां क्या हैं। हकीकत ये अवसर चुनौतियों की बातें हमको तय करना पड़ेगा कि हैव और हैव नॉट्स के बीच में खाई को कम करना पड़ेगा। हमको ये भी तय करना पड़ेगा कि गरीब कितना गरीब रहे और अमीर कितना लाभ कमाए, तभी संभव है आर्थिक विकास, तभी संभव है समस्त अवसरों और चुनौतियों को इस आने वाली वैश्विक जो व्यवस्था है इनमें फेस करने का। अगर भारत को अग्रणी बनना है तो उसको अपनी राह अलग बनानी पड़ेगी। भारत को अन्य देशों की तरह की वो राह जिसपे कि वो भी अपने आप को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, हम मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं रह गए, हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के तहत अपने या साम्यवादी अर्थव्यवस्था के तहत अपने आप को विकसित कर ले जाएंगे तो संभव नहीं है। साम्यवादी अर्थव्यवस्था एकाधिकार और केंद्रीकरण पर निर्भर है, वही पूंजीवादी व्यवस्था निश्चित रूप से जो है वो विकेंद्रीकरण पर निर्भर है, लेकिन वहां भी पूंजी का एकाधिकार है। इसलिए किसी भी तरीके का एकाधिकार हमारे लिए अच्छा नहीं है, इस देश के लिए अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस देश में एकता में अनेकता की या भिन्नता की जो हम लोग परिभाषा करते हैं वो परिभाषा भी यहाँ चलती है। कहने से वसुधैव कुटुंबकम नहीं होता है। जब हमारा गरीब जो है सड़क पे आ गया था तो उसको रोकने के लिए उसका मालिक आगे नहीं आया और हम थ्योरी देते हैं वसुधैव कुटुंबकम की। तो इसलिए कुछ ऐसे हो सकता है मेरे विचार आप सहमत ना हो, लेकिन मेरा मानना है कि जब तक आप रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान जैसी अवधारणाओं को ध्यान में रखते हुए व्यवहार नहीं करेंगे, आर्थिक नीति नहीं बनाएंगे, तब तक यह देश का विकास संभव नहीं है। और इस तरीके की परिचर्चाओं में हमको ऐसे ही बातें करते से समय निकल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज को ने मुझे मौका दिया। धन्यवाद।